सपोज दैट आपने एंट्री पास की ना, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 500, और ये आपने एंट्री पास की है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की, तो बस सिंपल लिखना है नीचे नरेशन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जिसके ऊपर एंट्री पास किया ना, ये बात नीचे लिखनी होती है। अगर आपने एक एंट्री पास किया ना, कैश डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, पीपीई क्रेडिट और एसओपीएल डेबिट, तो ये किसकी एंट्री पास? डिस्पोजल, तो आपने लिखा डिस्पोजल फॉर द ईयर, ये रिकॉर्ड डिस्पोजल फॉर द ईयर। तो ये जिसकी आपने एंट्री पास किया है ना, वो लिखना होता है डिस्पोजल फॉर द ईयर। ये नरेशन है। नरेशन जिसकी आपने एंट्री पास की होती है उसके नीचे एक लिखना होता है, ताकि ये एक्सप्लेन हो जाए कि आपने एंट्री किसकी पास की है। और अगर वो कहते हैं ना नरेशन इज रिक्वायर्ड, फिर ये लाजमी लिखना होता है। और जब वो कहते हैं ना नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो ये कभी भी नहीं लिखना होता। और जब वो साइलेंट होना, तो फिर आप अपनी मर्जी कर लिए। टाइम है तो नरेशन लिख दें, टाइम नहीं है तो नरेशन इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं होता। लेकिन नरेशन फिर लिखना ज्यादा बेहतर समझा जाता है। मतलब सिंपल ये होती है कि सपोज दैट आपने खरीदा है कोई एसेट टू एडिशन फॉर द ईयर, अगर आपने रिक्लासिफाई किया तो आपने कहना है कि ट्रांसफर पीपीई टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वो बात लिखनी है जिसकी आपने एंट्री पास की है। जैसे हम नहीं बोलते एलिमिनेशन की एंट्री पास करो, वो एंट्री क्या होती है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू पीपी, लेकिन नीचे क्या लिखेंगे एलिमिनेशन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो उसका नाम है। हाँ जी, तो हमने अभी जो कर रहे हैं, तो यहाँ से पहले मैंने सारे सवाल क्लास में करवा दिए हुए हैं। अब ये सवाल हम पढ़ते भी जाते हैं और साथ साथ जिसको हल करने की जरूरत पड़ेगी हल भी करते जाएंगे। और मेन इसकी एंट्रीज लाजमी पास किया करेंगे, और एंट्रीज की पोस्टिंग सीखनी है कि अगर आपने एक्सट्रैक्ट बनाने हैं तो कैसे पोस्ट करते हैं, अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो क्या करना है, अगर आपने जर्नल एंट्री पास करनी है वो तो साथ करेंगे, इसी एक्सप्लेनेशन करनी है तो वही उस एंट्री को एक्सप्लेन कर देंगे। तो लिखा हुआ है प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट डेट, शो कंपैरेटिव फिगर्स। इसका मतलब है कंपैरेटिव फिगर भी बनानी है। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहले, और साल कौन सा है? दिसंबर 2020, तो मतलब हमारे साथ 2 साल बन गए, दिसंबर 2021 भी हमारा साल बन गया। तो शार्क लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड a desalination plant at the total cost of 300 million in a coastal area of the provide clean drinking water. The plant started commercial production 1st January 19 and had a life and residual value 6 years and 30 million respective. इसमें एक नई बात आई थी, ये हम पढ़ चुके हैं। 2019 में एक प्लांट हमें उसके बदले उसकी टोटल कॉस्ट थी 300 मिलियन, हमने इंस्टॉल किया साफ पानी प्रोवाइड करने के। जनवरी 2020 अगले साल एसएल रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट 160 मिलियन टुवर्ड द कॉस्ट ऑफ द प्लांट। The sanction letter stated and SL should also operate the plant for at least 300 days in each of the next 3 years. An inception there was a reasonable assurance that condition of the grant shall be complied with. इसका मतलब है जब हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी तो तब हमें ऐसा लगता था कि ये गवर्नमेंट यानी जो कंडीशन है ये फुलफिल हो जाए, तब हम इसको गवर्नमेंट ग्रांट मान लेंगे। अब बाद में 2022 में क्या हुआ? The plant was not operated for 120 days. Owing to this, the government issued a notice to SL for repayment of 100 million. तो गवर्नमेंट ने कहा भी 100 मिलियन वापस करो। दिया कितना था? 160 मिलियन। और 2022 में कहा जी 100 मिलियन वापस करे। According to the accordingly the amount was repaid SL immediately. नोटिस मिलते ही गवर्नमेंट को उसने पैसे वापस पे कर दी। कब किए? 2022। इसका मतलब 21 में तक तो हमारे पास वो गवर्नमेंट ग्रांट थी। और उसने ये भी कहा है कि एसएल द ग्रांट रिकॉर्डेड एज डेफर्ड इनकम। डेफर्ड इनकम का फायदा क्या होता है कि एसेट को कुछ नहीं पड़ता, एसेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हो ना डायरेक्टली डिडक्शन तो फिर एसेट भी चेंज होता है। अब हमें मिली, जो हम एंट्रीज पास करने लगे हैं, पेपर में जब आप एंट्री पास ना करना,
पेपर में आप डायरेक्ट कर देना चाहे, पेपर अभी एंट्री पास करवाने का मतलब है प्रैक्टिस। हमें मिला 1119 को गवर्नमेंट की तरफ से, सॉरी अभी तो कुछ नहीं मिला, हमने एक एसेट खरीदा पीपीई डेबिट या प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 300 मिलियन से। और 2019 में कोई गवर्नमेंट ग्रांट का कोई चक्कर चुक्कर नहीं था, तो तब रेजिडुअल वैल्यू कितनी थी? 30 मिलियन, और लाइफ कितनी थी? 6 साल। तो हमने इसको डेप्रिसिएशन ली 300 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6, कितना? तो दिसंबर 19 को हमने एंट्री पास कर दी डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45। जब सेपरेटली रिकॉग्निशन है ना, प्लांट पे तो कोई असर ही नहीं पड़ना। हाँ, इंपेयरमेंट टेस्ट लगेगा अगर गवर्नमेंट ग्रांट वापस की, वो भी तब लगेगा ना कि जब रिकवरेबल अमाउंट और वैल्यू इन यूज गिवन हो। अगर रिकवरेबल अमाउंट और वैल्यू इन यूज गिवन ही नहीं है तो हम क्यों लगाएंगे इंपेयरमेंट टेस्ट? हमारे पास तो कुछ है ही नहीं इंपेयरमेंट टेस्ट लगाने की। फिर सिर्फ अंग्रेजी में डिस्कस करना आता तो लिख देते। 1120 को आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली और एंट्री पास करेंगे कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट क्रेडिट 160 से। अब इसकी एंट्री पास करेंगे दिसंबर 2020 में डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45 से, क्योंकि आपको पता स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी हम एंट्री पास करेंगे डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसओपीएल या गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। इस 160 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे। भला क्यों 5 पे डिवाइड करेंगे? हमने एक साल तो गुजर चुका है, ये जो 45 आया है ये भी 5 पे डिवाइड किया है। इसको भी पहले 45 वाला, अगर बुक वैल्यू लेनी है ना तो किस पे डिवाइड करना होता है? रिमेनिंग लाइफ पे। और अगर ओरिजिनल कॉस्ट डिवाइड करनी है तो टोटल लाइफ पे। तो इसमें हमारे पास 160 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, 6 पे डिवाइड नहीं करना। तो कितनी वैल्यू आ गई जनाब? 32। 2021 में भी ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी, तो हमारे पास दिसंबर 2000, ये हमारा साल आ गया दिसंबर 2021, डेप्रिसिएशन टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 45 और डेफर्ड ग्रांट डेबिट एसओपीएल क्रेडिट 32 से। तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब आ जाते हैं 2022। 2022 में याद रखें एसिड पे कोई फर्क नहीं पड़ना। वजह क्योंकि सेपरेटली रिकॉग्निशन था, एसिड तो पहले ही सेपरेट पड़ा हुआ था, बट ग्रांट आपने वापस कर दी। और ग्रांट वापस करने का तरीकाकार हमने क्या सीखा कि सबसे पहले जितना पैसा वापस किया उसको कर दो क्रेडिट। कितने साल गुजर गए? 2 साल। ना पता चले तो ये ऊपर देख लिया करो कि कितने सालों की ग्रांट आप रिवर्स कर चुके। 2 साल गुजर चुके हैं। आपने क्या करना है? 100 को किस पे डिवाइड करोगे? 5 पे डिवाइड करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करोगे। कितनी अमाउंट आ गई? इसको क्या करेंगे? एसओपीएल डेबिट। कितनी अमाउंट से? जो डिफरेंस आएगा वो किस नाम से आएगा? डेफर्ड ग्रांट। बस एक एंट्री आपको ध्यान से पास करनी पड़ती है, वो है लास्ट। अगर तो पैसे सारे वापस कर देते ना तो खत्म हो जाती एंट्री, लेकिन पैसे सारे वापस किए नहीं, अभी भी कुछ बाकी आपके पास मौजूद हैं। आपने 100 रुपए वापस किए, 60 रुपए अभी भी आपके पास है, इसको अभी स्टिल अमोर्टाइज करना है, तो किस पे डिवाइड करके कर दो? 3। देखें दिसंबर 22 की तो एंट्री आपने पास कर दी, तो इसकी दिसंबर 22 की जब एंट्री पास करेंगे, एक बात, यानी ये ना कोई पैनिक होने वाली बात ही नहीं है, फोकस करने वाली बात है। आपके पास देखो 160 डेफर्ड ग्रांट थी,
टोटल 160 थी। इसमें आपने 2 दफा, एक दफा 32, फिर एक दफा 32 और फिर एक दफा 60, 3 दफा से डेफर्ड ग्रांट डेबिट कर चुके हो। डेबिट करने का मतलब है खत्म कर चुके हो। तो आप 160 में से 32 माइनस कर दें, 32 माइनस कर दें और 60 माइनस कर देंगे, कितनी वैल्यू बचेगी? कितना? 36। अब 36 को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दें। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई? 3 साल। तो 3 पे डिवाइड, ये आपके पास 12 आ जाएगा। अब आगे हर साल 12 से ये अमोर्टाइज होना शुरू होगा। क्या 64 से डेबिट किया है ना, ये 40 से एक्सपेंस पे नहीं लिख दिया, वो इनकम रिवर्स कर दिया है ना। हाँ, वो 60 के साथ कवर हो गया। यदि जितने परसेंट आपने इनकम बनाई है ना, अब देखिए आपने टोटल 64 इनकम बनाई, 40 एक्सपेंस बन गया, बाकी इनकम कितनी जाएगी? 14 24 24 और 36 हो गया 60। 100 वापस किया तो बाकी 60 रह गया। अब 60 को अमोर्टाइज करना है और 60 में से 2 अमोर्टाइजेशन एक दफा, यानी 64 की अमोर्टाइजेशन होगी, 40 की रिवर्स होगी, 24 स्टिल रहा, तो बाकी 36 बच के 36 को रिमेनिंग 3 सालों पे हम तो कर सकते हैं 60 को 5 से डिवाइड कर दें, तो वो स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड से भी हो सकता है कि अगर जो हमारा बाकी रह 60 गया था, 60 को डिवाइड कर दे। लेकिन ये जो ओरिजिनल तरीका है ना, वो यही है कि जितनी ग्रांट बच गई है ना, वो उसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड, या टोटल जो ग्रांट है उसको टोटल लाइफ पे डिवाइड कर दें। तो ये हमारे पास आ जाएगी डेफर्ड ग्रांट डेबिट 12 से और एसओपीएल क्रेडिट। अच्छा, ये तो हमने ना एंट्रीज पास की, एक्सट्रैक्ट थोड़ी बनाए हैं। अब हम अपने एक्सट्रैक्ट पे चलते हैं। मेन ये तो एक एडिशनल काम था, मेन तो हमने एक्सट्रैक्ट बनाने थे। अब इसी से एक्सट्रैक्ट बनते हैं, इसी से एक्सप्लेनेशन होती है, ये चीज आपके दिमाग में होना जरूरी है। अब अगर मैं एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट बनाऊं, पहले ऊपर नाम लिख दूंगा, जो भी कंपनी का नाम होगा, एक्सट्रैक्ट ऑन एसओपीएल फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 22, यहां पर लिख लूंगा 2022, यहां पर 2021, रुपीज एंड मिलियन। एसओपीएल है, तो एसओपीएल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अदर इनकम और अदर एक्सपेंस। तो सबसे पहले अदर एक्सपेंस की हेडिंग बना देते हैं और फिर अदर इनकम की हेडिंग। सबसे पहले क्या आएगा अदर एक्सपेंस के अंदर? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, दोनों सालों में 40। फिर में ये भी पूरा लिखना जरूरी है, डेप्रिसिएशन। हाँ नहीं, ये इतना चल जाता है। हाँ जी, इसके बाद एक और एक्सपेंस भी है 2022 में, वो जो हमने एसओपीएल को रिवर्स नहीं किया रिफंड के वक्त, रिफंड ऑफ ग्रांट। दो 2021 में तो नहीं था। अब अदर इनकम में गवर्नमेंट ग्रांट, 2021 में गवर्नमेंट ग्रांट कितनी लिखी थी भला आपने? और 2022 में एक्सपेंस वाले कॉलम को ब्रैकेट में लिख दो और इनकम को विदाउट ब्रैकेट, या इनकम को ब्रैकेट में लिख दो, एक्सपेंस को विदाउट ब्रैकेट, ये दोनों में से जो मर्जी कर सकते। ये एसओपीएल का एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो। देखिए एंट्रीज आप दिमाग में अगर पास कर ले हो तो ये काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अगर दिमाग में जगह नहीं है तो फिर पेपर ही काफी है। लेकिन पेपर में ये भी देखना होता है, टाइम का बड़ा खास ख्याल रखना होता है। या तो अगर आपका हाथ नहीं रुकेगा तो फिर हो जाता है। नाम हो जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑन, अच्छा नाम दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती,
एक्सट्रैक्ट ऑन SOFP लिखकर एज एट दिसंबर 22, तो यहाँ पर 2022 और यहाँ पर 2021। सबसे पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट लेस accumulated depreciation। आपके पास कॉस्ट कितनी थी? 300। 2021 तक कितनी डेप्रिसिएशन आ चुकी थी? एक 19 की, एक 20 की और एक 21 की, 3 सालों की। 135 कितना बच गया? 165 लिख सकते हैं, और फिर 45 और ऐड कर दो 135 में, 180, और ये कितना बच गया? और फिर हम चलते हैं इसके नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर। आप सिर्फ लायबिलिटीज लिख लें ताकि वो हमें अलग अलग ना करना पड़े। डेफर्ड ग्रांट, सबसे पहले हमें मिला था टोटल 160। थोड़ा मेंटली तौर पर स्ट्रॉन्ग रखना है अपने आप को, तुक्का नहीं मारना। टोटल 160 मिला था, 2020 में मिला था। हमने 2020 में भी 32 अमोर्टाइज किया और 2021 में भी 32 अमोर्टाइज किया, तो कितना खत्म हो गया? 64। तो 64 निकालेंगे बस, 96। अब हम आ जाते हैं 2022 में। पहले तो 160 पूरा पड़ा हुआ था, क्योंकि 160 था ना, पिछले साल का क्लोजिंग तो 160 ही आ रहा था ना टोटल, अगर हम बात करें। अब 64 तो हम पहले ही खत्म कर चुके थे। फिर 40 एसओपीएल को चार्ज करके 60 हमने रिफंड के केस में रिफंड्स किए। लायबिलिटी जो कम की है ना वो लिखनी है, तो यहां पर एक लिखेंगे रिफंड। रिफंड कितना कर दिया था? 60। और अमोर्टाइज इसकी भी नेट अमाउंट लिख सकते हैं। कितना बच गया? 160 में से 60 भी माइनस कर दें और 12 भी माइनस कर दें। नहीं तो वो जो पहले 64 है वो भी तो करना है, वो अक्यूमुलेट करके करना है ना। या तो यहां पर लिखे 96, पिछला हमारा 96 आ रहा था ना, यहां पर 96 करें, फिर 60 और 20। या आप डायरेक्ट नेट करके वर्किंग का रेफरेंस देकर लिख दे 24। ये हमारे एक्सट्रैक्ट थे, इसको ऐसे 7 नंबर का ये सवाल था और सारा IAS 20 का। 45 किस क्या? उसको क्या करना है? पहले इसको थोड़ा सा साइड पे लगा लें। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये जब सवाल आया था तो 6 नंबर का सवाल था, लेकिन आसान सवाल था, लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चला लिखना क्या है। लिस्ट द इंफॉर्मेशन, की डेट्स, क्या था डेट के बारे में इंफॉर्मेशन लिखें। अमाउंट दैट यू विल नीड टू गैदर in order to calculate the estimated borrowing cost to be capitalized। कहता है वो डेट्स बताएं जो कि बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होनी है, और वो अमाउंट बताएं जो कि इस्तेमाल होती है। फिर लिखा हुआ बाकी ऊपर, ये सारा आप सवाल ना भी पढ़ो ना तो जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि आपने तो की डेट्स लिखनी है। अब की डेट्स में सबसे पहले आता है कि कैपिटलाइजेशन स्टार्ट कब करनी है, उसकी 3 डेट है। उसने डेट भी कहा है, अमाउंट भी कहा है, तो डेट तो वो 3 है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब की, अमोर्टाइजेशन
पेमेंट कब की लोन कब और लोन कब लिया, और फिर अमाउंट कौन सी लिखनी है। अगर आपने स्पेसिफिक बोरिंग है तो टोटल बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट लेना है और उसकी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम लेनी है एक, और दूसरा उसका लेना है अरेंजमेंट फी लेनी है। वो अमाउंट्स लिखनी है कि कौन कौन सी अमाउंट इस्तेमाल करनी है। फिर कैपिटलाइजेशन बंद कब कर देनी है, जब एसेट आपका सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। ये बातें उसने पूछी है कि की डेट्स और अमाउंट्स लिखे। तो इसमें बेसिकली आपने लिखना क्या था, सबसे पहले आपने लिखना था डेट एंड अमाउंट्स फॉर कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के लिए अमाउंट और डेट जो इंपॉर्टेंट थी वो आपने लिखनी है। सबसे पहली डेट कौन सी अमाउंट यानी स्टार्ट होती है, व्हेन borrowing cost to be incurred। इसके पीछे कौन सी बात है भला, कब लोन लिया। when borrowing cost to be incurred का क्या मतलब है, कब लोन लिया। when activity started या commenced, मतलब ये किसकी डेट है भला, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब की। when payment made for these activities। चौथे नंबर पे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसमें क्या कहते हैं कि सरप्लस फंड या टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सरप्लस फंड। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ सरप्लस फंड। ये किसकी बात कर दी, टेम्परेरी। उसने कहा ना कौन कौन सी अमाउंट आप कंसीडर करते हो, तो ये बातें हम उसमें कंसीडर कर रहे होते हैं। फिर सस्पेंशन पीरियड भी कंसीडर करते हैं। सस्पेंशन पीरियड वेयर नो एक्टिविटी कैरीड। सस्पेंशन पीरियड हम कंसीडर करते हैं व्हेन नो एक्टिविटी कैरीड। छठे नंबर पर क्या चीज कंसीडर की जाती है, अरेंजमेंट फी ऑफ स्पेसिफिक लोन। अरेंजमेंट फी फॉर स्पेसिफिक बोरोइंग। ये तो है जो हमने कैपिटलाइज करते वक्त अमाउंट्स और डेट्स कंसीडर करते हैं, और फिर सस्पेंड कब कर देते हैं, मतलब सीज कब कर देते हैं, बोरिंग कॉस्ट लेना बंद कब कर देते हैं, व्हेन सब्सटेंशियली एसेट्स विल बी कंप्लीटेड। तो नंबर्स हम यहां पर लेके देते हैं, बोरिंग कॉस्ट सीज्ड when substantially activity या construction will be completed। बस ये कुछ इस तरह की बातें लिखनी थी। अब अगर आप बाकी बहुत कुछ लिख कर आए लेकिन डेट और अमाउंट का जिक्र नहीं करेंगे जो हमने कंसीडर करनी है, तो मेन आई कैप ये 6 नंबर का या 8 नंबर का सवाल अब हर दफा दे रहा है। आपने देखा कि हर पेपर के अंदर एक सवाल आ रहा है जिसमें वो रिमार्क्स पूछ रहा है। तो ये सवाल में सिर्फ ये बातें लिखनी थी और ये अच्छा खासा सवाल था, बहुत सारे बच्चों से ना हो पाया। चलें जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया हुआ है क्योंकि ये नोट्स का क्वेश्चन था, या नहीं किया, आधा किया था मेरे ख्याल में, पूरा हो गया था, आपने कर लिया था नोट्स। और ये इसमें पीपी के नोट्स भी थे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के थे। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ये इस सवाल पे आ जाए।
Discuss how the following should be dealt with the financial statement of relevant entities according to IAS 20। अब देखें IAS 20 का सवाल IAS 16 के सवाल से भी ज्यादा दफा आया हुआ है। अगर आप IAS 20 के क्वेश्चन को देखो तो ये बहुत दफा आया हुआ है, दोबारा नहीं, इसके कम चांस है लेकिन है। IAS 40 और 36 के ज्यादा चांस है इस बार, बट इसके हमेशा ही चांस रहते हैं और आता भी डिस्कस करने वाला सवाल है। देखिए, a government grant 25 million received by the entity in 22 for the damages to its head office building caused by the flood in December 21। पिछले साल एक मामला हुआ था, उसके पैसे हमें 2022 में मिले। आपको पता है कि जो ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर्ड हो चुका हो उसकी ग्रांट जब आपको मिले, जैसे ही मिले आप एसओपीएल को इनकम चार्ज कर देते हो। ऐसे कुछ है, आगे लिखो, एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज एन इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ 21 मिलियन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन 21। अब आई का भला क्या चाह रहा है, गलती कौन सी करवाना चाह रहा है कि जितना 21 मिलियन, आज आपको 25 मिलियन ग्रांट मिली, वो चाहता है कि बच्चे ऐसा करें, पहले 21 मिलियन को रिवर्स करें और फिर जो डिफरेंस है वो गवर्नमेंट ग्रांट में लिखें। ये गलती करवाना चाह रहा था कि हम IAS 16 में ऐसा करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। जो आपका 21 मिलियन का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज हो चुका है वो रहेगा। हम सिर्फ 2022 में क्या करेंगे, दो जो 25 मिलियन आपको मिल है ना वो आप, तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, क्या बताया था, गवर्नमेंट ग्रांट के कमेंट्स लिखने का। पहले लिखना है ये गवर्नमेंट ग्रांट किस केस से रिलेट करती है। हम लिखेंगे दिस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड। ये पहला सेंटेंस। फिर अगली बात, इसको कैसे करना है, फिर हम लिखेंगे जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाते हैं उसकी जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है, चार्ज टू एसओपीएल एज रिसीव्ड। और आखिर में एक वो लाइन लिख दें कि देयर इज नो रिवर्सल ऑफ एक्सपेंसेस दैट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। जो ऑलरेडी एक्सपेंसेस हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं उनको रिवर्स नहीं कर। ये रिवर्सल वाला ना दो जगह पे कॉन्सेप्ट है बस, एक रिवैल्यूएशन मॉडल में और एक इंपेयरमेंट लॉस में IAS 36 के अंदर। बाकी किसी जगह रिवर्सल का केस नहीं है। तो आप लिखें जरा, सबसे पहले अगर इसका आंसर लिखेंगे तो गवर्नमेंट ग्रांट ₹25 million related to expenses already incurred। पहले तो वो जो केस लिखना है वो लिखना है, रिलेटेड टू इनकम है, रिलेटेड टू एसेट है, रिलेटेड टू लोन है, वो लिखना है। रिलेटेड टू नॉन कैश आइटम है, ठीक। इसका केस का एप्लीकेशन लिखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं, ये सीक्वेंस बनाकर लिखना है पेपर में। अगली बात क्या लिखनी है, एक्सपेंस गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव्ड रिलेटेड टू expenses already incurred, charged to या recognized as income, recognized as income in SOPL as received। एक्सपेंस किसका है ना, जो खर्चा पहले हो चुका हो उसकी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिले तो उसको स्टैंडर्ड कहता है जब मिले तब इनकम में रिकॉर्ड कर ले। एक्सपेंस कब हुआ, 21 में, गवर्नमेंट ग्रांट कब मिली, 22 में, तो इनकम में कब लिखते हैं, स्टैंडर्ड कहता है एज रिसीव्ड। तो जब रिसीव होगी, जिस साल रिसीव होगी, जैसे सपोज दैट आप किसी धमाके में उड़ जाते हो, गवर्नमेंट ऐलान करती है कि हर शहीद के सुरसा को ना हम 10-10 लाख रुपए दें, तो आपको पता है उनकी इनकम कब रिकॉग्नाइज होगी, जब उन्हें एक्चुअल में पैसे मिलेंगे, चाहे आप 5 साल पहले ही शहीद क्यों ना हो। तो जो ऑलरेडी नुकसान हो चुका है उसके जो ये स्टैंडर्ड कहता है कि उसकी इनकम कब लिखनी है,
जब रिसीव हो। 25 मिलियन नहीं हुआ, पता नहीं कितना हुआ, मुझे ये भी नहीं पता। और आपकी कीमत जो 10 लाख वो देंगे, वो 10 लाख तो नहीं है ना, वो तो 40-50 हजार होगी, लेकिन वो जो 10 लाख मिलेगा वो पता नहीं। तो स्टैंडर्ड कहता है, वैसे तो हम एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं ना, जब नुकसान होता है इनकम लिखनी चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड क्या कहता है इस बारे में, जब स्टैंडर्ड कुछ कह देना तो फिर हमारी अजम्पशन साइलेंट हो जाती है। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा, जैसे मिले उस साल इनकम लिखी। हाँ ऑलरेडी बाकी बचेगी तो वो क्या कहते हैं मोर देन 1 ईयर के तो तभी सारी जो ऑलरेडी एक्सपेंस इनकर्ड हो चुके हैं ना, उसकी ग्रांट मिले वो रिकॉग्नाइज्ड एज रिसीप्ट। बाकी अगर कोई रिलेटेड टू एसेट है उसकी लाइफ होती है बस, या अगर वो कहता है कि ये खर्चा अगले 5 सालों के लिए, तो वो 5 सालों के ऊपर डिवाइड करेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हमने रिलेशन लिख दिया, फिर हमने उसकी पूर्वियां लिख दी कि अच्छा उसको हमने लिखना है। तो अब हमने क्या लिखना है, रुपीज 25 मिलियन रिकॉग्नाइज्ड इन 22 एज रिसीव्ड एंड देयर इज नो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। तो आखिरी ये जवाब हो जाएगा रुपीज 25 मिलियन रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम in 2022 as received, in 22 as received, ओके की बात। एंड रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज नॉट नेसेसरी, या देयर इज नो रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन केस ऑफ IAS 20। बस अगला सवाल, ये ना आप लोगों की ना अंग्रेजी खुद ब खुद बन जाएगी अगर आपको सीक्वेंस याद होगा कि मैंने पहले ये सेंटेंस लिखना है, फिर ये सेंटेंस लिखना है, फिर ये सेंटेंस लिखना है, तो फिर आपको सीक्वेंस याद रहेगा। अगर आप लोगों को ये अगर आइडिया होगा ना कि हम क्या लिखें, तो फिर आपके पास ना अंग्रेजी मुश्किल बनना शुरू हो जाएगा। A manufacturing entity established a plant in area with high illiteracy rate and received government grant 40 million. The grant received was equivalent to 2-year salaries of 50 local person employed by the entity. The grant is repayable in full if the number of these employees falls below 50 at any time during the next 5 years. कहते हैं कि जनाब आपने 50 बंदे रखने हैं, उसने आपको सैलरी कितनी दी, पैसे कितने थे, 40 मिलियन, और 40 मिलियन है 2 साल की सैलरी। और कहा क्या कि भाई अगर आपने 50 से बंदे कम किए ना अगले 5 सालों में, तो आपको सारे पैसे वापस करने पड़ जाएंगे। अब मुझे ये बताओ अमोर्टाइजेशन 5 सालों पे होगी या 2 सालों पे होगी? दोबारा सुने सवाल। द ग्रांट रिसीव्ड was equivalent to 2-year salary of the 50 local persons employed by the entity. यानी जो 50 लोगों को उसने सैलरी देनी है वो 2 सालों की सैलरी के बराबर है, वो 40 मिलियन। The grant is repayable in full if the number of these employees falls below the 50 at any time during the next 5 years. It is probable that the entity will comply with the condition attached to the grant. 5 सालों पे करेंगे। अब देखें 2 सालों के बराबर सैलरी है, लेकिन शर्त कंडीशन कितने सालों की है। तो सपोज अगर आप इसको 2 सालों पे आपने अमोर्टाइज कर दिया, आप तो खत्म कर बैठे हो, लेकिन अगर तीसरे साल आपने बंदे काम कर दिए तो गवर्नमेंट को पैसे वापस मांगेगी। तो भाई गवर्नमेंट की कंडीशन कितने सालों की है, 5 सालों की। चलेगी तो सिर्फ 2 साल ही। नहीं 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 नहीं, सवाल आपने समझा ही नहीं है। 2 साल तो उसने धोखा देने की कोशिश की है। 2 साल धोखा है, भला कौन सा धोखा है? उसने हमें पूरी सैलरी थोड़ी देनी है गवर्नमेंट ने, उसने हमें 40 मिलियन दिया है। अब हम देखेंगे 5 सालों की टोटल सैलरी कितनी बनती है, उस 40 मिलियन को 5 पे डिवाइड करेंगे और हर एक साल की सैलरी से मल्टीप्लाई करके उन 5 सालों पे अमोर्टाइज करेंगे। उसने सिंपल ये कहा है ना कि 40 मिलियन उनके 2 सालों की सैलरी बनती है। अब उसने हमें सारी सैलरी नहीं दे रहा, हमें सपोज 2 सालों 5 सालों की टोटल सैलरी कितनी बनती है, 40 और 40 80 और 20 100 मिलियन। उसने 100 मिलियन सैलरी के बदले हमें 40 मिलियन दे दी कि यार इतने पैसे हम दे देते हैं, लेकिन आपने 50 लोगों को निकालना। अब हम क्या करेंगे, 100 मिलियन को 40 पे डिवाइड कर देंगे और 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अमोर्टाइजेशन हमारी आ जाएगी।
लेकिन इसको तो हमने अंग्रेजी में लिखना, 3 नंबर करने हैं पूरे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, ये गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, रिलेटेड टू इनकम है, रिलेटेड टू इनकम है, क्योंकि एसेट की तो नहीं, सैलरी के लिए लिखी हुई है ना। तो सबसे पहले हमने लिखना है गवर्नमेंट ग्रांट, हाँ तो रिलेटेड टू इनकम वही तो होता है जो एक्सपेंस से रिलेटेड मिल, नाम रिलेटेड टू इनकम है, रिलेटेड टू एक्सपेंस कोई है ही नहीं, वो इनकम ही है। जिस गवर्नमेंट ग्रांट ₹40 million received related to इनकम एंड, इसकी 2 ऑप्शंस हैं। क्या उसने ऑप्शन के बारे में बताया है? अगर वो ऑप्शन के बारे में ना बताया तो दोनों लिखने, देयर आर 2 ऑप्शन। फर्स्ट कि आप डायरेक्टली डिडक्ट करके लिख लें, एक्सपेंसेस जितने इनकर्ड हो जाएंगे उसमें से जितना गवर्नमेंट ग्रांट है वो डायरेक्टली डिडक्ट करके लिख दें, या उसको सेपरेटली रिकॉग्नाइज कर लें एज अ, अगर वैसे पेपर में नहीं आपने ऐसा शो करना, मैं वैसे बता देता हूं, आपके पास हर साल जो सैलरी आ रही है ना वो आ रही है 20 मिलियन 5 सालों की, ठीक है, आपको मिला है 40 मिलियन। इसका मतलब है अगर ये मैं इसको 140 को 100 पे डिवाइड करो और 20 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया सर? 8। यस सर। ये आपकी गवर्नमेंट ग्रांट। अब 2 तरीके लिखने के, एक तो या तो आप ऐसा करें सैलरी एक्सपेंस डेबिट करेंगे 12 से, डेफर्ड ग्रांट डेबिट करेंगे 8 से, और कैश क्रेडिट करेंगे 20 से हर साल, ठीक है। या ये उसको कहो ना कि एक दफा ना वो ऐसी चला दें, जब थोड़ी सी कूलिंग ठीक हो जाएगी फिर बात कर, इस तरह से हबस से ना अहमद को नींद आ जाए। हाँ जी, दूसरा केस क्या बनता है भला? या तो फिर ऐसा करे कि सैलरी एक्सपेंस डेबिट करे, कैश क्रेडिट करे, कितने से भला? 20 से, और डेफर्ड ग्रांट टू SOPL 8 से। ये 2 केस बनते हैं, लेकिन ये पेपर में जब तक वो एंट्री ना पूछे हमने एंट्री पास नहीं करनी। अब हमने इसको अंग्रेजी में लिखना है, देयर आर 2 ऑप्शन कि गवर्नमेंट ग्रांट ओवर द 5 years, amortize over the 5 years, and या तो डायरेक्ट डिडक्शन या सेपरेटली रिकॉग्निशन। तो इसके आगे 2 केस बना देंगे, देयर आर 2 ऑप्शंस। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, लेकिन देखें उसने क्या लिखा हुआ, इट इज हाईली प्रोबेबल दैट ही विल कंप्लाई विद द कंडीशन टू द ग्रांट। तो हम ये लिख सकते हैं सिंस, अब इफ नहीं लिखेंगे लफ्ज, इफ तब लिखते हैं अगर ये लफ्ज ना होता तो कि अगर वो रीजनेबल एश्योरेंस है कि वो कंडीशन कंप्लाई करेगा तो ये गवर्नमेंट ग्रांट, लेकिन इसमें उसने कह दिया है तो हम लिखेंगे सिंस इट इज हाईली प्रोबेबल दैट एंटी विल कंप्लाई द कंडीशन अटाइड टू द ग्रांट, ठीक। हाँ तो फिर हम क्या करेंगे, इसको SOPL में कैसे लिखेंगे ना, SOPL में ओवर द 5 years लिखेंगे। तो देयर आर 2 ऑप्शन, नंबर 1 गवर्नमेंट ग्रांट amortize या divide over the 5 years, either directly deducted from salary expense या recognize या amortize, recognize नहीं amortize का लफ्ज ज्यादा बेहतर है, amortized separately over the 5 years। अब आगे ये भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि 3 नंबर है कि अगर ड्यूरिंग द 5 years आपने कंडीशन फुलफिल ना की तो फिर रिफंड करना पड़े।
if during the next 5 years reduce number of employees, then government grant will be refundable. कि अगले 5 सालों में कभी भी यह कंडीशन फुलफिल ना की तो अगले 5 सालों में ये रिफंडेबल हो जाए। न पानी तो फिर ये लाइबिलिटी है। अगर वो ये कहे ना कि इट इज नॉट प्रोबेबल दैट ही विल कंप्लाई विद द कंडीशन, फिर गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करनी ही नहीं, फिर हमने उसको लाइबिलिटी बना लेना है, पूरी अमाउंट लाइबिलिटी। हाँ 1 साल चाहे 2 साल या 3 साल, जब तक शुरू में इट इज हाईली प्रोबेबल, अगर ये प्रोबेबल ना हो स्टार्ट में तो गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज करनी ही नहीं है, शुरू से नहीं करनी। 5 साल तक हाँ ड्यूरिंग द, जब भी दूसरे तीसरे चौथे साल आपको पता चला कि कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती, फिर वो रिफंड का केस बना ले। उसने तो 5 साल पूरे हुए, फिर वो लायबिलिटी को मानता है। नहीं अगर 5 साल पूरे हो गए तो वो तो सारी लायबिलिटी खत्म कर चुके हैं, वो 5 सालों के अंदर हर साल वो अमोर्टाइज हो चुकी है। 5 साल के बाद तो फिर खत्म, कंडीशन तो पूरी कर दी आपने, फिर उसके बाद या सारे बंदे निकाल दिया। लास्ट, government grant built an alternative road to the industrial zone in which an entity factory is situated. The new road has reduced the distance to the market and would result in annual saving transport 3 million to the entity. कहता है गवर्नमेंट ग्रांट ने एक, तो ये क्या है, ये सिर्फ एंटिटी के लिए फायदा नहीं है, ये तो ओवरऑल सबके लिए फायदा है। तो क्या ये गवर्नमेंट असिस्टेंस है? ये गवर्नमेंट असिस्टेंस भी नहीं है, ये एक गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ पता है असिस्टेंस क्या होती है? गवर्नमेंट ने आपको एक्सपोर्ट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की, एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने वो गवर्नमेंट का ना वो सबके लिए नहीं होता, वो स्पेसिफिक बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस होता है। जब रिसोर्सेज ट्रांसफर हो गवर्नमेंट ग्रांट है, रिसोर्सेज ट्रांसफर ना हो बट हेल्प सिर्फ कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज को हो, वो गवर्नमेंट असिस्टेंस है। और अगर जो जनरल पब्लिक के लिए है तो फिर वो ना गवर्नमेंट असिस्टेंस है ना गवर्नमेंट ग्रांट है, और फिर इसको डिस्क्लोजर देने की भी जरूरत, गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिस्क्लोजर है और गवर्नमेंट यानी जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहा है इसका डिस्क्लोजर भी नहीं। तो ये देयर इज नो स्पेसिफिक एडिशनल बेनिफिट टू द स्पेसिफिक एंटिटी, ये तो जनरल पर्पस के लिए है। तो ये हमने कहना है देयर इज नो एडिशनल डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। तो आप लिख देते हैं इसका, टू कंस्ट्रक्ट रोड not specific for the entity but to improve infrastructure by the government, there is no government grant nor government assistance. There is no need for any disclosure. ठीक है। अब पेपर में आपने देखा कि गवर्नमेंट के ना 2-3 सवाल हमने देखे कि गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात भी हो जाती है तो उसका डिस्क्लोजर जरूरी होता है। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट असिस्टेंस ये हमने लिखना होता है। और असिस्टेंस क्या होता है? वो हमारे स्टाफ को ट्रेन करवा दे फ्री में, हमें कोई ऐसी चीज प्रोवाइड कर दे कि जो कि स्पेसिफिक एंटिटी के लिए, जनरल पब्लिक के लिए ना हो। जैसे पावर सप्लाई देना, ये गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, पावर सप्लाई देना गवर्नमेंट का काम है। या जैसे
सैनिटरी का काम करवा देना, या ये जो सीवरेज का काम होता है ये काम करवा देना, या रोड बनवा देना, ये सारे किस में आ जाते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में। हाँ, ट्रेनिंग देना एक्सपोर्ट के लिए या नई टेक्नोलॉजी के लिए या कोई इस तरह की सर्विसेज दे देना, लेकिन कोई रिसोर्स ट्रांसफर नहीं हो रहा तो वो क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट असिस्टेंट। और अगर कोई रिसोर्स ट्रांसफर हो गया है तो वो गवर्नमेंट करा। किसको? असिस्टेंस को वो कहते हैं दिस इज अ गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड विल बी डिस्क्लोज नेचर एंड एक्सटेंट इन द फाइनेंस स्टेटमेंट एंड विल बी disclose the nature and extent of the government assistance in the finance statement. ये तो अगर वो जो एंटिटी को प्रोवाइड कर रही है ये गवर्नमेंट ग्रांट हो। सर अगर सड़क बनाएंगे खास उस एंटिटी के लिए कि वो उसका नुकसान ना हो, होता यही है, लेकिन अगर कोई और वहां से गुजर रहा हो तो कोई रोका जा सकता है? मेन ये है कि वो जनरल पब्लिक के लिए रोड बन जाता है, फिर कोई मर्जी वहां से गुजरे। 3 मिलियन तो इस एंटिटी का भी बच रहा है और मेन बनाते ही इसके लिए। ये तो आपको आइडिया ही नहीं है। गवर्नमेंट बहुत चालाक होती है। क्या कहते हैं, अगर गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर पहले रोड बना देना, वो क्या कहती है, पहले रोड बना देती है बाद में वहां फैक्ट्री लगा देती है। अगर पहले फैक्ट्री लगाएगी ना किसी उसके अपनी पार्टी के बंदे की, तो वहां फिर से रोड बनाएगी तो लोग कहेंगे कि उस फैक्ट्री के लिए रोड बनाया गया। वो पहले रोड बनाती है फिर वहां फैक्ट्री लग जाती है। वो कहेंगे जी अच्छा जी रोड बना था तो फैक्ट्री लगी है, लेकिन उनका पहले प्लान था वहां फैक्ट्री बनानी है। यहाँ पर ना अगर ये जाओ ना मोटरवे पे, तो मोटरवे से अगर जाना कमालिया वाली साइड पर, मोटरवे से उतरो ना तो वो जाता है चीचावतनी वाली साइड पर, और चीचावतनी से आगे वो बूरे वाला पर पहुंचता है। अब वहां पर ना एक टाइप ऑफ पेट्रोल पंप लगने शुरू हो गए। एक आम सा इलाका है, वहाँ पूरे इलाके में एक पेट्रोल पंप भी काफी था, लेकिन वहां पर ना काफी सारे पेट्रोल पंप लग गए और कोई मसला भी नहीं था, ना ही वहां कोई इतनी ज्यादा ट्रैफिक थी, कुछ भी नहीं था। जब वो बन गए तो हमने भी एक दफा सोचा कि ये इतने यानी सुलझे हुए लोग हैं, इन्होंने ऐसे कैसे यहाँ पर पेट्रोल पंप बना। ठीक 1 साल बाद पता चला कि वहां से ना मोटरवे गुजर रही है। अब फिर भी हमारा उधर ध्यान ना गया, मोटरवे गुजर गई कि जब वहां से मोटरवे ना मुल्तान वाली साइड पर गुजर। अब जब मोटरवे गुजर गई, बाद में पता चला कि जहां पर पेट्रोल पंप थे वो तो वहां से जिस बंदे ने कमालिये से उतर के चीचावतनी जाना है, जिसने मियां चन्नू जाना है, बूरे वाला, आरे वाला, विहाड़ी, लोधरा, बहावलपुर, उनका सबका रूट ही वही बन गया। तो बाद में वहां उन्होंने वो डबल रोड कर दिया, पेट्रोल पंप पहले लगे हुए थे, रोड गुजर गया। तो बस 2 साल की एक तरह की उनकी इन्वेस्टमेंट थी, जब वो उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था। अब जबकि वो काम हो गया अपने प्रॉफिट, अब उसके मुकाबले में कोई आ भी नहीं पा रहा। चलें जी नेक्स्ट आ जाएं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये इम्पेयरमेंट लॉस का था, कर लिया था ना? हाँ जी, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में है एक्सट्रैक्ट का, और ये हमने नहीं किया था, और ये आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा था। ये हो गया था। चलिए बिल्डिंग वाले पोर्शन प्रिपेयर, क्योंकि एक्सट्रैक्ट के सारे सवाल हम कोशिश करेंगे कि करेंगे उसकी जनरल एंट्री के अप्रोच के साथ, ताकि जनरल एंट्रीज भी याद हो जाए, और इस दफा एक्सट्रैक्ट का सवाल पेपर में आने के चांसेस भी हैं। Prepare relevant extract including comparative for MH statement of profit or loss for the year ended and statement of financial position as on that date. Additional information पढ़ेंगे तो cost model है, subsequent benefit PPE, और fair value model है investment property। ये 2 बातें होगी। Depreciation is charged to the building using straight line method over the straight line, life useful life 20 साल, ये भी बात होगी। और बस यही बातें हैं, बाकी सवाल है हमारे। एक्सट्रैक्ट बनाना है तो क्या तरीका सीखा था हमने, अलग अलग एक एसिड को पकड़ना है और बस फिर एक्सट्रैक्ट बना देंगे। पेपर में अगर एक्सट्रैक्ट का सवाल आ जाना तो समझो आपके मिनिमम आधे नंबर है। अगर इस सवाल की हम बात करें तो इसके टोटल नंबर है 70, मतलब 10 नंबर तो फ्री के हैं। अगर चाहे जिसका मर्जी सवाल आ जाए ना, ये 10 नंबर बंदे को मिल जाते हैं आराम से। कंपैरेटिव के साथ बनाना है। कौन सा साल है हमारा अहमद? 2022, इसका मतलब है 21 भी और 22। कैलकुलेटर अपने निकाल लें, सारी चीजें साथ मिलके चलाएंगे, और इसमें एक अच्छी चीज भी है जो नई चीज सीखने को भी मिलेगी। सबसे पहले हमने लिखना है बिजनेस का नाम जो कि ML है,
extract on financial statement, for the year ended, बल्कि सबसे पहले लिख लें SOPL, for the year ended 31st December, ये जून है 22, 4-5 लाइनें छोड़ के फिर लिख लें, बल्कि 6-7 छोड़ लेना ताकि ऐसे गिचमिचन हो जाए। SOFP as at 31st December 22, यहाँ पर हम लिखेंगे 2022, यहाँ पर लिखेंगे 2021 और ये एक पेज होगा, ये दूसरा पेज हमारा वर्किंग का हो गया। या आप ऐसा करना 2 पेजेस के ऊपर बना लेना या आधे पेज के ऊपर बना लेना, ये आपकी अपनी मर्जी है, और अगले पेज से वर्किंग शुरू कर देना, ठीक है ना। वर्किंग की हेडिंग दे देना। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले एक एसिड करते हैं ये वाला, मतलब ये सिर्फ पहला पॉइंट, ये ना 2-3 सवाल होते हैं बेसिकली। 1st July 19, ML acquired a warehouse 300 million and was immediately given on rent to the third party. कब? 1st July 1900। 1st January 2022, कौन सा साल है ये? करंट ईयर। ML commenced the development work on its warehouse with the view to put it on use. The development work was completed 31st March 22 at a cost of rupees 50 million. ये उसकी एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा या नहीं? बिल्कुल ऐड होगा, क्योंकि डेवलपमेंट कॉस्ट है, ऐड हो जाएगा। ML started using the warehouse to its inventory on 1st May, कहता है the development work was completed 31st March 22. ML started using the warehouse for its inventory 1st May 22. मुझे बताएं किस दिन से डेप्रिसिएशन लेना स्टार्ट करें, मार्च में या मई के अंदर? When available for use या when actually used? Available for use। तो available for use कब था? मार्च के अंदर, क्योंकि मई के अंदर तो इन्वेंट्री के लिए इस्तेमाल शुरू कर दिया। फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस दिसंबर 20 316 मिलियन, दिसंबर 21 344 मिलियन, मार्च 352 मिलियन, दिसंबर 362, जिसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जरूरत है जिस दिन ट्रांसफर किया बस। कहता है डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन द वेयरहाउस एट द रेट ऑफ 10% per annum यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हमारा साल शुरू हो रहा है 2021 में, ऐसा ही है। तो मिसाल के तौर पर आपका 2020 में, मैं यहां पर जाता हूं फेयर वैल्यू गेन। अच्छा मैं ना मिक्स करवा रहा हूं एक्सपेंस भी और इनकम भी, आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन पेपर में चाहे इनकम और एक्सपेंस अलग अलग कर लेना। फेयर वैल्यू गेन है या लॉस है, 316 से 344 हो गया। हम हैं 2021 में, तो 2021 में ये ब्रॉड ऑन था 316, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो कितनी होगी? 344। तो फेयर वैल्यू गेन, फेयर वैल्यू कितने से? 28 से। ये बात समझ लगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था ना तब ये। अब वो हमारे पास आ गया 1st जनवरी 22 को। 1st जनवरी 22 को ML commenced the development work on its warehouse with the view to its on use. The development work was completed. अच्छा जब डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हुए तो एसेट हमारा 352 का हो गया या एसेट हमारा 322 का ही रहेगा? तो 344 का ही। देखें जब हमारे पास 1st जनवरी को ऑन 1st जनवरी ML commenced the development work on its warehouse with the view to put into on use, किस दिन ये IAS 16 बना? 1st जनवरी को या 31 मार्च को? 1st 11/22 को हमने रेंट से खत्म कर दिया, हम उसको अपने मकसद के लिए डेवलप करवाना शुरू कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी उसी दिन से खत्म हो गया। अब उसके बाद उसकी जो मर्जी फेयर वैल्यू हो, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ अगर हम रिवैल्यूएशन मॉडल पे है ना तो फिर तो ठीक है। अब आपका एसेट है 344 का,
50 का आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट काम करवाया, आपका पीपीई कितने का हो गया? 394 का। अब ये डेप्रिशिएट होना शुरू होगा हर साल, मल्टीप्लाइड बाय 10%, मल्टीप्लाइड बाय 9/। अब डेप्रिसिएशन इसकी हम 1 अप्रैल से लेना शुरू करेंगे, लेकिन ये पीपीई कब से बन गया हमारा? 1122 को ही। तो कितनी डेप्शन आ गई? 25। अब ये सवाल हो, मतलब इससे रिलेटेड सारी बातें होंगी। अब तो लिखना कमाल है आपका, वर्किंग तो खत्म हो गई। अब देखें डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2022 में तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी ना, 2022 में तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं आएगी। 22 में आएगी, किस में नहीं आएगी? कितनी? 29. डन। आगे चलते हैं, इसका ये भी लिख लेते हैं, नॉन करंट एसेट। पहले हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दो 2021 में ना ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, और वो हमेशा किस वैल्यू पे आता है? अपनी फेयर वैल्यू पे। किस वैल्यू पे आता है? अपनी फेयर वैल्यू। किस वैल्यू पे आएगा? 340। 2022 में वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहा, 2022 में किस नाम से आएगा? पीपीई। और पीपीई कौन सा होगा? वेयरहाउस। और किस वैल्यू पे आएगा? 394 माइनस 29.55। 394 माइनस 29.55 कितनी अमाउंट आ गई? 364.4। खत्म हो गया इस बार, मतलब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया सारी, हर तरह से कोई बात भी इसमें नहीं रहती। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। January 120 ML purchased a heavy duty vehicle 360 million. On purchase date the vehicle had an estimated useful life and residual value 5 years and 72 million respectively. ये कब की बात है? January 20. During 22 ML decided to change the depreciation method for the vehicle for reducing balance method to स्टैंडर्ड। कोई बात ही नहीं, चेंज इन एस्टिमेशन है। अच्छा, चेंज इन एस्टिमेशन में सिर्फ डेप्रिसिएशन की अमाउंट चेंज होती है बस, और कुछ नहीं चेंज होता। तो सिंपल हमारे पास क्या था? व्हीकल की बात हो रही है, तो आए जी व्हीकल की पहले वर्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले 1120, हाँ जी, पहले कौन सा मेथड था? फ्रॉम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब पहले रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, तो रेट अप्लाई करते हैं पहले। 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1/5। ये याद है ना फार्मूला? करो जरा, कितना रेट आ रहा है? 72/360 होल पावर 1/5। जो आंसर आएगा उसको 1 में से माइनस कर। क्या रेट आ गया? 27.5%। देखिए आपके पास पहले मेथड कौन सा था? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट नहीं किया, तो उसका रेट फाइंड करने का फार्मूला यही है बस। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1/। ठीक है, तो 1 माइनस आर ओवर सी होल पावर 1/। तो हमारे पास रेट आ गया, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड रेट के अलावा कोई फार्मूला ही नहीं। अब हम 2 साल के लिए 20 में भी और 21 में भी हम करेंगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ, तो कर लेते हैं। कितने का? 360 मल्टीप्लाइड बाय 27.5%। पूरा पूरा कितना आ गया?
261। फिर दिसंबर 21 एक ये चीज काम की है हमारे लिए 27.5%। कितना आ गया 71.77। चलो जी 261 में से 71.77 माइनस करते 189 जी। हम आ गए 2022 में। चेंज इन एस्टिमेशन में मोहसिन पता है क्या करते हैं, सबसे पहले बुक वैल्यू फाइंड करते हैं और वो आ गई, फिर इसके ऊपर चेंज अप्लाई कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड। लॉ जी मैं रेड कलर में स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करने लगा। 189.23 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 72 डिवाइडेड बाय लाइफ चेंज हो जाए तो न्यू लाइफ, और लाइफ चेंज ना हो तो रिमेनिंग लाइफ। कितना 39.0 तो 1 कर या 07 निकाल लो आपके अपने। खत्म हो गया सवाल। इसकी हर बात अब क्लियर होगी। अब मुझे बताएं 2021 में डेप्रिसिएशन में कितनी लिखूंगा, 2022 में डेप्रिसिएशन कितनी लिखूंगा, बस। और तो इसके अंदर कोई गेन लॉस है ही नहीं। तो आए जरा यहां पर आ गई, ये डेप्रिसिएशन थी वेयर हाउस। अब डेप्रिसिएशन व्हीकल 2021 में कितनी है 71.77। 39 पॉइंट। अब चले नॉन करंट एसेट में पीपी व्हीकल। हाँ जी, अगर अलग अलग लिखना है तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट लिख ले। कॉस्ट कितनी है उसकी टोटल, कॉस्ट कभी चेंज लेस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आप डायरेक्ट नेट करके लिख देना, मैं अलग अलग लिख दूं क्योंकि मेरे पास कलर कॉम्बिनेशन है, आपके पास नहीं होगा। हाँ जी, पहले 2 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी है, दोनों को प्लस करके करें। पहले 2 सालों की 99 प्लस 71 पॉइंट कितनी है 170 पॉइंट, ये आ गई। कितना आ गया 360 माइनस 170.77। वही वैल्यू आ गई। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे वर्किंग का रेफरेंस देकर, और आगे या तो वो डायरेक्ट बुक वैल्यू लिख दे, ये वैल्यू ये 39.1 को माइनस करके डायरेक्ट लिख, या फिर 39.1 को पिछली डेफिनेशन में ऐड कर दें। 170.77 प्लस 139.01 209. ये सिंपल क्या किया है 170.77 के अंदर अगले साल की एक डेप्रिसिएशन ऐड कर दी है, या 189.23 में से 39.1 माइनस कर देते डायरेक्ट। कितना 150.1। अच्छा, एक बात याद करें रखना, रेजिडुअल वैल्यू बुक वैल्यू फाइंड करते वक्त माइनस नहीं करते, सिर्फ माइनस करते हैं कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या लास्ट ईयर की बुक वैल्यू माइनस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। ये व्हीकल भी खत्म हो गया। चलो 17 मार्क्स में चाहे इनके 7 नंबर ही क्यों ना हो, इनमें कोई मसला भी नहीं था। अब आते हैं IAS 23 पे। ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, लेकिन ये जो ABC ICAP थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करके दे देता है ना, खूबसूरती तो ICAP में बहुत है। मतलब अगर सवाल पढ़ो ना तो मजा बहुत आता है। मतलब यह है कि वो थोड़ी सी ऊंग नहीं लेने देता, जो ऊंग लेगा वो कॉन्सेप्ट से गया। देखें कहता है 1 जून 21 ML started construction of an office building. The building was available for use 1 October 22. Capital work in progress भी इसके अंदर आ गया। And was immediately put into use. Detail of the construction cost incurred 1 May 140 मिलियन पेमेंट की डेट है ये। अच्छा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई 1 जून को
और पेमेंट हो गई 1 मई को। किस दिन से स्टार्ट करेंगे? जून को। 140 और उसका सोर्स देखें, कहते हैं शॉर्ट टर्म लोन 200 मिलियन obtained on 1 अप्रैल 2021। इसका मतलब है कि 3 डेट आ गई। लोन की डेट है 1 अप्रैल, पेमेंट की डेट है 1 मई और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की डेट है 1 जून। तो डेट कौन सी बनी है हमारी? 1 जून। फ्रॉम बैंक के एट द रेट ऑफ 16% सरप्लस फंड अवेलेबल फॉर लोन, इन्वेस्टेड 10% ऑन। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। On 1 March 2022, ML repaid the loan using the proceed received from the right issue shares। कहता राइट शेयर इशू किए थे हमने, वहां से जितने पैसे हमें मिले थे ना, कुछ तो कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी वो पैसे हमने वापस कर दिए। इसका मतलब जब पैसे वापस कर देते हैं ना तो कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगी। फिर जब इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, हमने 200 मिलियन का लोन लिया था, अब आपने 1 मार्च 2022 को वापस कर दिया, तो क्या ये फिर भी अक्टूबर 2022 तक उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा? वैसे नॉर्मल हमने जितने भी सवाल किए हैं, हम कब तक इंटरेस्ट कैपिटलाइज करते हैं भला? एसेट के कंप्लीट होने तक। अब हमने लोन ही वापस कर दिया, इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा, तो कैपिटलाइज किसको करेंगे? ये बात समझ लगी? अच्छा, एक होती है कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट, ये ऊपर वाली है। ये पेमेंट को पेमेंट नहीं समझा जाता, ये पेमेंट लोन की पेमेंट नहीं है, ये लोन में से कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे रहे हैं, तो ये और चीज है। और ये जो चीज है ना, ML रीपेड द लोन, अब लोन की रीपेमेंट हो रही है। आगे देखते हैं, कहता है 1 जनवरी 2022 को A एंड B लिखा हुआ है और एक छोटा सा स्टार बना गया, स्टार में लिखा हुआ है द बिल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर रिसीव्ड 1 दिसंबर 21। मतलब एक बंदे ने कहा 1 दिसंबर 21 को भी इतने पैसे बनते हैं, दे दो। हमने कब पे किए? 1 जनवरी को। इसका मतलब दिसंबर 21 के अंदर हमारी एक लायबिलिटी भी है, यानी 100 मिलियन अक्कर बट नॉट पेड। और पे कब हो रहा है? 1 जनवरी को। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल को वो कहता है C और 1 अगस्त को D, और यहां पर वो लिखता है एक्सेस कैश अवेलेबल विद ML। ये कौन सा एक्सेस कैश है? राइट इशू वाला। कहता है वो बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। याद रखें, राइट जो इक्विटी फंड से इनकम आती है ना, वो कभी भी बोरोइंग कॉस्ट की वर्किंग के अंदर इस्तेमाल नहीं होती, वो SOPL में चार्ज होगी। आपके पास सिर्फ एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है बस, वो है स्पेसिफिक लोन। इसके अलावा कोई भी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो SOPL की तो हो सकती है, वो बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन के अंदर माइनस नहीं हो सकती। तो ये जो पैसा बचा है वो राइट इशू का बचा है। कहता है वो उसने जितने एक्स्ट्रा पैसे आए ना उसने किस में जमा करवा दिए? आगे कहता है विथड्रॉल फ्रॉम द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग प्रॉफिट 12%, और उसके ऊपर उसको कितना मिलेगा? 12%। लेकिन मिले ना मिले हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। SOPL में जाएगा, लेकिन हमने क्या फाइंड करना है? नहीं, प्रिपेयर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट। ठीक है, हमने एक्सट्रैक्ट बनाने। आगे चलते हैं। कहते हैं विथड्रॉल फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी फ्रॉम बैंक बी कैरिंग इंटरेस्ट 14%, द फैसिलिटी इज आल्सो यूज्ड फॉर द वर्किंग कैपिटल। ये है जनरल बोरिंग, क्योंकि उसने कहा है रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अगर ये रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी स्पेसिफिक हो जाए ना तो फिर ये जनरल बोरिंग नहीं होगी, फिर ये स्पेसिफिक ही होगा। लेकिन ये उसने क्या कहा है कि उसने खुद कह दिया कि इसको वर्किंग कैपिटल नीड के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये क्या मतलब है वर्किंग कैपिटल नीड? हम इससे स्टॉक भी खरीद रहे हैं, सप्लायर की पेमेंट भी कर रहे हैं, ये बात है। डेप्रिसिएशन उसने हमें बता दी से पहले ही। ठीक है, तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं कि अच्छा ये जो हमारा होता है ना इक्विटी सारे का सारा मामला ना इक्विटी के साथ और शेयर प्रीमियम के साथ डिस्कस होता है, उसका ताल्लुक SOPL के साथ नहीं आता। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब इसको सबसे पहले तो जाहिर सी बात है एक्सट्रैक्ट बनाने हैं, तो हमें एसेट की कॉस्ट का भी पता होना चाहिए। तो वर्किंग करते हैं जाके यहाँ पे। सबसे पहले 2021-22 है या 22-23 है? यहाँ पर क्या लिखेंगे?
कॉस्ट इनकर्ड 2021 में कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई, 2022 में कितनी? फिर 100 मिलियन 2021 में आया 22 में, जो हमारा दिसंबर में मिला है ना, लेकिन पे अगले साल किया। देखें, हम जब कॉस्ट इनकर्ड देखते हैं ना तो वो देखते हैं, ये पेमेंट को नहीं देखते। पेमेंट वो हुई है 2021 में, इनकर्ड हुआ है पेमेंट हुई है 2022 में और इनकर्ड हुआ 2021 में। तो जब इनकर्ड की बात आएगी वो 2021 में ही आएगी। हाँ जी, तो 140 प्लस 100 240 और 70 प्लस 160 230, ऐसा ही है। इसमें हम ऐड कर देंगे स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट, जिसमें पहले आता है उसका इंटरेस्ट। हाँ जी, ये भी बड़ा अच्छी बात है। 200 मिलियन आपने लिया और 200 मिलियन कब से कैपिटलाइज होना शुरू होगा? 1 जून से। हाँ जी, यहां पर लिख लेते हैं। लोन लिया कब था? 1 अप्रैल 2021, 200 मिलियन। हमारा सारे का सारा पैसा बैंक में पड़ा था, सारे का सारा पैसा बैंक में पड़ा था। इसके ऊपर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी, लेकिन वो जाएगी कहाँ? एसओपीएल के अंदर। तो 200 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। 1 अप्रैल का महीना और 1 मई को तो पेमेंट कर रहे हैं, जाएगा एसओपीएल के अंदर। पेमेंट के बाद देखो ना, जब हमने पेमेंट कर दी तो फिर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम हमें किस पे मिलेगी? जो रिमेनिंग अमाउंट पर। तो अप्रैल का पूरा महीना तो मिलेगी इस 200 के ऊपर, फिर 160 140 माइनस हो जाएगा। हाँ जी, तो माइनस करो जरा, कितना बच गया? 200 का 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12, 1.6। हाँ जी, फिर 1 मई, ये 1 अप्रैल था, 1 मई 21 को हमने 140 पे कर दिया। कितना बच गया हमारे पास? 160 60 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ये 1/12 क्यों किया भला? क्योंकि एक महीना ये जाएगा एसओपीएल के अंदर। हाँ, उसके बाद जो जाएगा वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम में से माइनस होगा। तो कितना आ गया ये? 0.5। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट हो गया, ये डेट कौन सी थी? 1 जून 2020। कुछ नहीं पेमेंट की, मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय अगली पेमेंट तक। अगली पेमेंट कब? 1 जनवरी 22 को। 1 जनवरी 22 को। कितना टाइम बन गया? 1 जून से शुरू करो, 5 जनवरी तक। पेमेंट तक लेंगे ना, पैसा कब गया? कितने महीने बनते हैं? मल्टीप्लाइड बाय 7/12, कितना आ गया? 3 पॉइंट। अब जरा गौर से देखें, टोटल 9 महीने बनते थे, क्योंकि हमने 1 अप्रैल को लोन लिया था ना। अब 1 अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने बनते हैं, लेकिन 2 महीने पहले कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुई थी, तो उसके 2 महीने को अलग कर दिया, वो जाएगा एसओपीएल के अंदर, और 7 महीनों के पैसे चले जाएंगे टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के। ये तो बात हो गई टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम की बात। अब हमने इसका इंटरेस्ट भी तो लेना है। इंटरेस्ट की बात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 200 मिलियन का 10% मल्टीप्लाइड बाय 7/12, कितना आ गया? 18.67।
नहीं 10% नहीं, उसका 16% है, 16%। ये पता चला है ना, ये तो सिर्फ स्पेसिफिक लोन को एज इट इज हमने 18.6, लेकिन 200 मल्टीप्लाइड बाय 16% मल्टीप्लाइड बाय अगला साल हमने 1 मार्च को पैसे पे कर दिए। अगर ये लाइन ना होती तो हम जाते 1 अक्टूबर तक, अब लोन ही वापस कर दिया सारा। तो हमने कितना लेना है, 2/5 सवाल हो गया, ये पार्ट हो गया हमारा। यहां पर आते हैं, ये चला जाएगा एसओपीएल के अंदर और ये चला जाएगा टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर, और ये इंटरेस्ट आ गया 2 महीनों की। कैसे आएगी, पैसे खत्म हो गए, आगे 100 मिलियन पे नहीं कर दिया तो 60 में से 100 पे कर दिया तो खत्म। 5 जनवरी को पेमेंट कर दी ना, तो पैसे तो खत्म हो गया। चलिए जी, सबसे पहले लिखे 18 पॉइंट इंटरेस्ट 18.67 2021 का, और 5.3 टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम 2021 में कितनी है, 3 और 2022 में कोई भी नहीं। अब हम लिखते हैं जनरल बोरोइंग, ऐड जनरल बोरोइंग। जनरल बोरिंग तब इस्तेमाल करते हैं जब उसका पैसा इस्तेमाल किया जाता है, और इक्विटी सिर्फ कॉस्ट इनकर्ड में आती है। इक्विटी सिर्फ कॉस्ट इनकर्ड में आती है और उसका कहीं लेन देन नहीं है। आए जरा क्वेश्चन पे वापस जाते हैं। आपने ए तो पे कहां से किया था, स्पेसिफिक बोरिंग से, उसकी वर्किंग होगी। ये आपने उससे पे किया इक्विटी फंड से, कुछ उधर से कुछ उधर से। इक्विटी फंड की सिर्फ कॉस्ट इनकर्ड आती है, वो हम ले चुके हैं सारी। अब जनरल बोरिंग से सिर्फ आपने 160 मिलियन पे किया है, क्योंकि बाकी यहां पर देखिए आपने राइट शेयर इशू किए थे। कहता है ए और बी और सी, ये आपने राइट शेयर से इशू पैसे किए थे, और जो पैसे बच गए थे वो आपने इन्वेस्ट भी किए थे। वो हमें पता नहीं है ना कितनी थी, हो गए। अगर पता होता कुछ तो ठीक है, तो हमें पता ही नहीं है। उसने सिर्फ ये कहा है कि राइट शेयर से इशू किए हैं, लेकिन ये नहीं बताया। जैसे जनरल बोरिंग की अमाउंट नहीं बताई, ये बता दिया कि 160 मिलियन उसमें से इस्तेमाल किया है। इतनी अमाउंट का पता है, ये तो जो वो है जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पे किया। कैसे, ये तो पेमेंट की है एसओपीएल को तो, हाँ ना, तो कितने पैसे थे टोटल नहीं पता, बचते तो वो है ना, ये तो पे कर दिए। जो बचते हैं उस पर टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो 160 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय किस दिन उसकी पेमेंट की, 1 अगस्त को। तो अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना। अक्टूबर का महीना 1 है, 2 महीने। 160 जनरल बोरिंग। आपने जनरल बोरिंग से सिर्फ 160 इस्तेमाल, ये इक्विटी फंड से किया है। देखें 1 मार्च 2022 ML रीपेड लोन यूजिंग द प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम राइट इशू। लोन पे किया, आगे पढ़े। एक्सेस कैश अवेलेबल विद ML इन करंट बैंक अकाउंट, यहां पर लिखा हुआ सी के बाद। विदड्रॉल फ्रॉम इट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अर्निंग प्रॉफिट 12%, यहां तक सी तक राइट शेयर इस्तेमाल हो रहे हैं। ए हो गया स्पेसिफिक लोन से, फिर बी राइट शेयर इशू किए, सी भी उसी अमाउंट से गया। डी के बारे में कह रहा है कि विदड्रॉल फ्रॉम द रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। तो जब उसने रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी इस्तेमाल की, हमारी जनरल बोरिंग इस्तेमाल ही तब शुरू।
तो कितना हो गया जनाब 160 मल्टीप्लाइड बाय 14% मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3.7 ये 2022 डाउन कितना आ गया है इसकी वैल्यू 240 प्लस 18.67 माइनस 3.5 255.17 ये क्या चीज है भला कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कैपिटल वर्क इन और ये लिखेंगे यहां पर 255.17 230 प्लस 5.3 प्लस 3.73 प्लस 255.17 494. ये हमारे पास होगी बिल्डिंग थी ये बिल्डिंग थी अब हमने इसको डेप्रिशिएट भी कर लें 494.2 मल्टीप्लाइड बाय क्या रेट है 20 साल लाइफ है डिवाइडेड बाय 20 सॉरी 240 140 कैसे पेमेंट किया है यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है हाँ तो देखें 140 आपने एक पेमेंट की और जो 100 किया है वो कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है कब 2021 में लेकिन पेमेंट कब किया है 2022 में एसेट की कॉस्ट कब बनेगी जब कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है इसलिए 240 है मल्टीप्लाइड बाय कितना 3/12 तो डेप्रिसिएशन भी आ गई 6.6 सवाल हो गया अब हमने इसको डेप्रिसिएशन की जगह लिखेंगे 6.17 अब देखना जरा कौन कौन सी चीजें कहां से एक आधी चीज आई कैप गलत करवा ही लेता है ये उसकी अपनी हिम्मत है इसकी सबसे पहले मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की 21 में है नहीं 22 में 6.17 कोई इंटरेस्ट वगैरह एक अदर इनकम बताई हुई है इंटरेस्ट वो दोनों महीनों की 2021 में आएगी दोनों को प्लस कर लें 2.16 क्योंकि वो है 2021 की और कोई इनकम वगैरह या एक्सपेंस वगैरह कोई भी नहीं क्या है अब आगे चलते हैं यहां पर पहले लिख देते हैं सीविप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 2022 में नहीं है 2021 में कितना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है 255 पॉइंट बिल्डिंग हमारे पास क्या वैल्यू क्या थी उसकी जो टोटल आई थी 494.2 माइनस 6.1 कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 488.0 करंट लायबिलिटी आपने जो इनकर्ड हुई थी 2021 में और पे कब हुई 2022 में तो इसका मतलब है 100 तो आपका 2021 में एज अ लायबिलिटी था ये वो था जो बिल रेज हो गया था पेमेंट नहीं हुई बाकी जो लोन है ना वो हमें किसी भी अमाउंट का पता नहीं है हाँ एक हमने स्पेसिफिक लोन लिया था कब भला ये तो पेएबल है ना एक स्पेसिफिक लोन लिया था आपने 200 वो 2021 में तो नहीं पे किया था ना वो कब पे किया था 2000 और अक्सर वो बच्चे स्पेसिफिक लोन के बारे में बताते हैं स्पेसिफिक लोन से पेमेंट का जिक्र है बजाते खुद स्पेसिफिक लोन नहीं बताया कि वो था कितना जिसमें से ये 160 की पेमेंट की है तो इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है
तो यही सवाल है, बस खत्म हो गया। जितनी पेमेंट की होती है नहीं, वो भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पेमेंट है। तो वापस जितनी पेमेंट की है वो वापस करने लायक है। हाँ, तो लायबिलिटी कितनी है ये नहीं पता। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास 10,000 पड़ा था, उसमें से आपने 200 पे किया, तो लायबिलिटी 200 तो नहीं है ना, लायबिलिटी तो 10,000 है। वो अजम्पशन है कि पे कर दिया तो नहीं लिखेंगे, अगर पेएबल है तो लिख, अगर आप उसको पेएबल मानते हो तो लिख दो कि हमने इंटरेस्ट अभी तक पे नहीं की। चलें जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये आपका 2023 खत्म, ठीक है। अब आते हैं 2022। कहां तक आपको काम दिया था? 21 तक किया भी है। कहां तक, कहां तक? इसका सवाल अच्छा, शालीन आपने कहां तक पढ़ा था? अभी आपने नहीं किया। अच्छा, 2021 तक हमने काम कहा था कि ये आपने देख के आना, ताकि आपको भी आइडिया हो कि हमने क्लास में क्या डिस्कस करना है। और ये 2018 तक का मामला है बस मेरी ख्याल में। उसके बाद ना समझो कि अगर हम 4 सवाल करेंगे तो इसका मतलब है 4 पेपर कर लेंगे, क्योंकि उसके बाद एक एक सवाल है, सिर्फ पीपीई है। जो इकट्ठे सवाल है या जो मिक्स सवाल हैं, वो एक मैं सवाल आपको कल करवा दूंगा, ये आईकैप की किताब वाला, वो अच्छा सवाल है। 45 भी और 42 भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। GNU वाला एक है, और एक मेरे ख्याल में अब्बास लिमिटेड वाला है। GNU वाला हो गया, अब्बास लिमिटेड वाला रह गया। ये कौन सा जो सवाल आप लोग कह रहे थे कि करवा, नाम क्या है? हड़प्पा वाला, वो तो आसान है। चलो देख ले, हड़प्पा तो इधर भी आएगा, वो तो पास पेपर का सवाल है, वो इसमें आ जाएगा, ये इस रेंज के अंदर आ जाएगा। डिस्कस हाउ द फॉलोइंग, देखिए फिर IAS 20 आ गया, और है भी क्या? डिस्कस। हाँ जी, सवाल देखिए, कहता है जीरो लिमिटेड रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट टू सेट अप अ प्लांट इन द अंडर डेवलप्ड रूरल एरिया 3 years ago. One of the condition of the grant was that XL will maintain minimum 200 employees during the next 5 years. अब यहाँ पर देखें, received a government grant set up a plant area कब? 3 years ago, आज से 3 साल पहले, मतलब 3 साल गुजर चुके हैं। One of the condition of the grant was maintain minimum 200 employees during the next 5 years. इसका मतलब है 3 साल गुजर चुके हैं, 2 साल मजीद अभी चलने हैं। However, due to the worse economic condition, XL failed to maintain employees and full grant become repayable immediately in the current year. और current year कौन सा भला? 4th year. कहते XL has been presenting the grant statement by deducting the grant in arriving at the carrying value of the plant. डायरेक्टली डिडक्शन वाला आ गया। अब इसमें हमने रिफंड किया चौथे साल, डिस्कस करना है। मैंने कहा था प्लांट के रिफंड के में ना दो बातें तो कंफर्म है। एक, इट इज ट्रीटेड अ चेंज इन एस्टिमेशन एंड इंपेयरमेंट टेस्ट आल्सो अप्लाई, ये 2 बातें हो गई। तीसरी बात, हमने चौथे साल रिफंड किया, तो उसमें एक हर बात को ना सीक्वेंस दिमाग में रखें, और ये बातें मैंने डिस्कस करनी है, ये सवाल में ध्यान में रखना होता है। सवाल आपका खुद ही एक अच्छी वॉल्यूम का बन जाता है। सबसे पहले रिफंड का केस आ गया, रिलेटेड टू एसेट है, और जैसे ही वापस करेंगे उसने क्या कहा है, द फुल ग्रांट बिकम रीपेबल। तो हम क्या करेंगे, जितने पैसे रिफंड किए हैं, इंक्रीज द कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट एंड विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। यानी उसको डेप्रिशिएट करेंगे, पहले एनहांस कर देंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं ना इसके बारे में, नंबर 1, during current year entity, आप चाहे नाम एंटिटी का लिख देना, unable to comply
गवर्नमेंट ग्रांट कंडीशंस, so full grant become payable या refundable। ये तो बात होगी जो उसने क्वेश्चन के अंदर कही है। अब हमने उसकी ट्रीटमेंट बतानी है। इट इज ट्रीटेड एज चेंज इन एस्टिमेशन। एक ही लाइन में लिखना है तो एंड आल्सो अप्लाई इम्पेयरमेंट टेस्ट। सिर्फ रिलेटेड और वो एक्सपेंस इम्पेयरमेंट थोड़ी होंगे, सिर्फ एसेट से रिलेटेड, वो भी रिफंड का केस होता है। अब आपने क्या लिखना है, अमाउंट एनहांस या इंक्रीज कैरिंग अमाउंट ऑफ प्लांट with refund amount and depreciated over remaining life of the plant। बस खत्म। सॉरी बिल्कुल लिख सकते, नहीं सेपरेटली रिकॉग्निशन ये था नहीं। अगर तो देखिए जब वो क्वेश्चन के अंदर खुद कह देना उसने क्या कहा तो फिर नहीं लिखना। अगर ये ना होता तो फिर हम लिखें देयर आर टू ऑप्शंस कि अगर सेपरेट डिडक्शन है तो हम एनहांस कर देंगे, और ये नहीं अगर डिडक्शन है तो हम एनहांस कर देंगे, अगर सेपरेट रिकॉग्निशन है तो फिर अपनी लायबिलिटी कम कर खत्म कर देंगे। दूसरा पार्ट इसका, ये भी 7 नंबर का सवाल था। One limited received a loan from the government in the current year at the interest rate of 5%। मार्केट का रेट है 12%, यह है लोअर रेट के ऊपर। अब लोअर रेट के ऊपर हमने जो पढ़ा हुआ है वो क्या था कि जितना लोअर अमाउंट है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाके रिमेनिंग अमाउंट हम गवर्नमेंट ग्रांट समझते हैं। The only condition tied to the loan is that it should be for the acquisition of textile machinery। तो सबसे पहले तो लिखेंगे कि ये जो लोन है ये टेक्सटाइल मशीनरी के लिए लिया गया है, तो जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट विल बी अ गवर्नमेंट ग्रांट नॉट अ लोन। जो लोन है वो अकॉर्डिंग टू IFRS 9 हमारी लायबिलिटी है, और जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट की अमाउंट है वो हमारे लिए गवर्नमेंट ग्रांट है। लेकिन एक बात लिखनी है आपने कि पहले ना इसको देख लेते हैं कि होता क्या है। ये सपोज दैट 100 रुपया है, हमने सबसे पहले किस रेट के ऊपर हमें मिला है 105। अब इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे किस रेट के ऊपर, मार्केट रेट के ऊपर। कितनी अमाउंट आ गई 105 को डिवाइड करें जरा 1.12 पे 93 पॉइंट होता ओरिजिनली ये है। हमें कैश कितना मिला 100 रुपया, हम इसको लोन लिखेंगे 93.7 और बाकी जो है इंटरेस्ट है वो क्या लिखेंगे गवर्नमेंट ग्रांट 7.3 6.3। असल ओरिजिनल ये एंट्री होती है इसकी। हम 112 की प्रेजेंट वैल्यू का निकाल के वो भी तो डायरेक्ट निकाल 112 की 112 की प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे आई कैप ने तो इस तरह से किया हुआ है। जो हमने बताया था ना वो ये था कि हम ऐसा कर सकते हैं कि 105 हमें मिला और ओरिजिनल बनता है 112, हमें कितना इंटरेस्ट माफ हो गया 7 रुपए। ये 7 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू ले लें तो वो गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ना, तो वो भी 6.3 ही बनेगा। ठीक है। हाँ अब हमने क्या लिखना है, क्योंकि हमने तो आई कैप के पर्सपेक्टिव से लिखना है, तो आई कैप के पर्सपेक्टिव से हम लिखेंगे द प्रेजेंट वैल्यू।
पहले द फ्यूचर वैल्यू ऑफ लोन at the rate of 5% and then present value at the rate of 12% is loan liability and the difference of loan received is government grant and will be amortized over the life of the asset. हाँ जी, डिफरेंस ये लोन 100 रुपया लिया हमने, किस रेट पे लिया? 5% के ऊपर, मार्केट का रेट था 12%। हमने पहले लोन रिसीव की फ्यूचर वैल्यू फाइंड की 5% के हिसाब से, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की 12% के हिसाब से। जो प्रेजेंट वैल्यू आई उसको क्या लिखना है? loan liability and the difference of the loan received is a government grant and then will be amortized over the life of the asset, या जो भी अगर आगे एसेट है तो लाइफ ऑफ द एसेट, एक्सपेंस है या इनकम है, जो भी लिखा। हाँ जी, ये जर्मनी वाला क्वेश्चन कर लिया था हमने। ये इंपेयरमेंट लॉस का था। जीएनयू का ये है क्या? नोट्स का है या नोट्स है, पीपी के भी हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के भी हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है, एक अच्छे सवालों में से। अगर आपने कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो ये आपने अब करना है। और ये मेरे बुक में भी है। हाँ ठीक, ये आपने लाजमी करना है। और अगर इसमें कोई मसला आएगा तो हम लाजमी डिस्कस करेंगे। फिर स्प्रिंग 2022 बुलान वाला ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। ये IS 23 का क्वेश्चन है। और टेसुकी लिमिटेड, ये आप लोगों का नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर, ये भी बुक का सवाल है। ये भी आपने लाजमी करना है। कर लिया है? अगर नहीं किया ना तो ये लाजमी करना है। अगर कुछ समझ नहीं आती तो मेरे साथ डिस्कस लाजमी करना। IS 16 और 40 के डिफरेंस का तो पता है ना, ये तो आपने अब खुद लिखने हैं। पहले इनका डिफरेंस लिख दें नाम का। एक का नाम है पीपीई, एक का नाम है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब जो पीपीई है उसमें कॉस्ट मॉडल और रिवेल्यूशन मॉडल होता है, उसमें फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। फिर उसमें क्या होता है कि जनाब उसमें एसेट सिर्फ लैंड और बिल्डिंग होता है और सिर्फ रेंटल पर्पस होता है। पर्पस का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। हाँ, उस एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि उसमें जो रिवेल्यूशन मॉडल है वो डेप्शन अप्लाई कर सकते हैं, उसकी फेयर वैल्यू मॉडल पे डेप्शन अप्लाई नहीं। 4 डिफरेंस लिखने हैं तो वही आप लिख सकते हैं। बिल्कुल लिखते हैं, अगर डिफरेंस आया तो लिखना है। अच्छा, ये इंपेयरमेंट का सवाल है, ये आपने करना है। अगर नहीं किया तो ये भी बुक का सवाल है आपका, ठीक है, लेकिन करना जी। ये वैसे क्लास में भी करे, उसने क्लास नहीं ली होगी ना उसका। बनी एयर लिमिटेड वाला बड़ा अच्छा सवाल है। हो गया ये तो मैंने करवाया भी, अभी भी करवाया, अभी भी दोबारा भी करवाया है। और ये है भी एक्सट्रैक्ट वाला, ये आपने अब दोबारा लाजमी करना है। और अगर ये आपको मिल भी जाएगा 2021 में जर्नल एंट्रीज, ये IS 20 है शायद ये। और ये आपने नीचे 2020 नहीं जाना, अभी 2021 तक के सवाल। ये वाली ये द रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ द शिप। अच्छा, ये वो वाला है जिसमें वो अलग अलग करना है। यस सर, इसके ना एंड पे आखिरी लास्ट एंट्री होती है रिवैल्यूएशन सरप्लस टू रिवैल्यूएशन लॉस टू शिप। हाँ, तो वो ठीक होगी बात। चलिए जी, यहाँ तक आप ओके करें। पहले कल तक 2021 तक के सवाल अपने ओके कर ले। उसमें आपने अपने तैयारी वाला कैसे करते हैं, सवाल होना तैयारी नहीं होती। किस चीज में आपको ना अभी तक सब ग्रिप नहीं आ रही, वो चीज ढूंढनी है। आपको रिवर्सल में प्रॉब्लम आ रही है, आपको लाइफ फाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपको डेप्शन फाइंड करने में, जो चीज में प्रॉब्लम आ रही है ना, उस चीज पर ग्रिप हासिल करनी। तो कल वो डिस्कस कर लेंगे उस सवाल के साथ ही
तो फिर कल इंशाल्लाह हम 2020 के बाद स्टार्ट करें। अब आगे ना जैसे 2020 में देखें आपके टोटल 2 सवाल नजर आएंगे आपको कि 2020 में ये अभी 20 चल रहा है, तो इसमें अब आगे एक एक सवाल शुरू हो गया, 1 2 1 2, और ये भी बस 2018 तक है। 2018 के बाद आपका एक ही सवाल हर साल का होगा, बल्कि 19 के बाद ही मुझे लगता है स्टार्ट हो गया, फिर आगे एक एक स्टार्ट हो गया, हर साल का एक सवाल।